नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 8 दिसंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा आपके लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। ये 11 दिसंबर को प्रातःकाल 11 बजे से बायजूस एग्जाम प्रेप एप्लीकेशन में आप इसको देख सकते हैं। ये जो वर्कशॉप हो रही है, इसका मूल उद्देश्य रहेगा जो भी हमारी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, इसके लिए क्या स्टडी प्लान आप बनाएंगे, कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको प्रिफर करनी चाहिए और करंट अफेयर्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने वर्षों का करंट अफेयर्स पढ़ना है, कौन कौन सा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे डाउट्स आपके इस वर्कशॉप में क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो टाइम और डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर सुबह 11 बजे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो मैंने कोशिश यही करी है कि साधारण शब्दों में आपको सारे आर्टिकल की जो समरी है समझा दूं। सबसे पहला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग गवर्नेंस यानी कि शासन व्यवस्था की बात करते हैं। देखिए, यहां पर बात हो रही है कॉन्जुगल राइट्स की। कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या होता है? ये एक दाम्पत्य अधिकार होते हैं, परंतु यहां पर जो दाम्पत्य अधिकार हैं वो किसके बारे में यहां पर बात करी जा रही है? प्रिजनर्स के बारे में। प्रिजनर्स का मतलब है जो जेल में बंद कैदी हैं। अब वो महिला भी हो सकती हैं, वो कोई पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी। हां, परंतु ये होना चाहिए कि ये विवाहित होने चाहिए। अब देखिए, यहां पर एक्चुअली में बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है यहां पर मानव अधिकार के बारे में, या फिर यहां पर इस आर्टिकल में राइटर बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। यहां पर आर्टिकल की शुरुआत होती है पंजाब राज्य से। देखिए, जैसे आर्टिकल में आप यहां पे देखोगे, इस पैराग्राफ को ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है कि पंजाब मॉडल। ऐसे ही वर्ड्स आप यूज करेंगे अपनी मेंस आंसर राइटिंग में। तो यहां पर पंजाब के एक रूल को पंजाब मॉडल का नाम दिया जा रहा है, और वो पूरे भारतवर्ष में ऐसे नियम को अप्लाई किया जा सकता है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, निष्कर्ष के तौर पे या आगे की राह के तौर पे, या एक अपना सुझाव कि किस तरीके से जो जेल है वहां पे कैदियों का सुधार हो सकता है, उनके जीवन शैली में सुधार हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया है। तो यहां पर देखिए, स्टेट ऑफ पंजाब की बात होती है, तो यहां पर इन्होंने बोला है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, और ये दोनों चीजें किस में आती हैं? आर्टिकल 21 में आती हैं। और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जेल में कैदियों के बारे में। उनको अलाउ कर दिया गया है कॉन्जुगल विजिट्स फॉर इनमेट्स, यानी कि उनके जो भी, यानी महिला और पुरुष, जो व्यक्ति जेल में बंद है, तो उसका जो भी दूसरा पार्टनर होगा, उनको किस तरीके से जेल में आने की यहां पर सुविधा दी जाएगी, उसके बारे में पंजाब का ये मॉडल हमको बताता है। अब यहां पर बात करते हैं कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं। देखिए, कॉन्जुगल राइट्स का सीधा सा मतलब होता है कि जो भी विवाहित महिला और पुरुष होते हैं, तो वो एक दूसरे के सानिध्य में किस तरीके से रह सकते हैं, उनका ये अधिकार है। अब मान लीजिए कोई महिला है या पुरुष है, किसी क्राइम के चलते वो जेल में बंद हो जाता है, ठीक है, तो अब वो अपने पार्टनर से क्या है, दूर है, ठीक है, अपने पार्टनर से मिल नहीं पा रहा है। तो यहां पर जेल प्रशासन को यह करना चाहिए कि जो भी महिला या पुरुष जेल में बंद है, तो उसका जो भी कपल है, उसके जो भी पार्टनर है, उसको अलाउ करना चाहिए समय समय पर। बड़े ध्यान से सुनिएगा, समय समय पर अलाउ करना चाहिए कि वो जेल में आए और अपने पार्टनर के साथ यहां पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। और इसी चीज को देखिए प्राइवेसी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। इसको इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखिए, इसका बेनिफिट होता है। कैसा बेनिफिट? एक तो मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है वो इसका पड़ता है, और वो सकारात्मक रूप से पड़ता है। और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के साथ साथ यहां पर सामाजिक प्रभाव भी देखा जा रहा है कि देखिए, उनकी जो शादी है, ठीक है, जो विवाह है उनका, उसको भी बचाया जा सकता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी मेल फीमेल है, उसने कोई क्राइम करा और वो जेल आ गया, तो उसका दूसरा पार्टनर तो समाज में है, ठीक है, अब उसको कहीं ना कहीं उसके जो घर वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, समाज है, ये बोलता है कि देखिए, आपका जो पार्टनर था उसने क्राइम कर दिया, तो अब आप उसको छोड़ के दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? तो यहां पर उसके विवाह को भी बचाने के लिए यहां पर इस अधिकार की बात होती है। दूसरा, यहां पर बात होती है सेक्सुअल एग्रेशन देखा जाता है। जिस तरीके से जेलों में आप सुनते होंगे जो यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं, शारीरिक शोषण की घटनाएं सामने आती हैं, तो उसको भी यहां पर रोका जा सकता है। यहां पर राइटर बोलते हैं कि जो कॉन्जुगल विजिट्स होता है, यानी दाम्पत्य जो जेल में विजिट करते हैं ना, इसको एक तरीके से फंडामेंटल राइट के तौर पे देखा जाना चाहिए कैदियों के। और केवल भारत की बात नहीं होती है, अगर इंटरनेशनल बात करें तो यहां पर यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, तो इसमें भी देखिए, यहां पर भी इस चीज का उल्लेख होता है। इसी के साथ साथ जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, यहां पर भी इस
चीज का उल्लेख होता है। इससे क्या है, जो पारिवारिक संबंध है वो भी बने रहते हैं। अब देखिए जेल में तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के मानसिकता वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए वो कोई व्यक्ति है, वो अपनी फैमिली से दूर है, और दूसरा अगर जो उसके पार्टनर है वो भी उससे मिलने की इजाजत अगर उसको नहीं दी जाती है, तो उसकी एक मानसिकता पर भी उनका ज्यादा फर्क पड़ेगा जिनके साथ वो परमानेंट वहां पे रहता है। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जितने भी राज्य हैं भारत में, उन सबको इस चीज को अपने जेल के प्रशासन में जोड़ना चाहिए। अब यहां पर अगर जुडिशियल व्यूज की बात करें तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के निर्णय दिए हैं। यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट केस है जसवीर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का। तो यहां पर मर्डर के कन्विक्ट में जेल के अंदर एक कपल को, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को ही यहां पर अरेस्ट कर लिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। तो उन्होंने कोर्ट में इस चीज का अधिकार मांगा था कि राइट टू प्रोक्रिएट, यानी कि बच्चे पैदा करने का जो अधिकार है वो उन्होंने कोर्ट पे यहां से मांगा था। अब यहां पर प्रश्न कोर्ट से यह पूछा गया कि ये जो राइट टू कंजुगैलिटी और प्रोक्रिएशन है, यानी कि बच्चे पैदा करने का या फिर उनको मिलने का जो अधिकार है, दाम्पत्य अधिकार है, ये क्या राइट टू लाइफ से, यानी कि जीवन जीने के अधिकार से जुड़े हुए हैं? क्योंकि यहां पर तो आप बोल रहे हो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो ये पूछा गया कि क्या ये अधिकार सच में इसके अंतर्गत आते हैं? तो यहां पर हाई कोर्ट ने जो राइट टू कंजुगैलिटी है, ठीक है, इसको जेल के कैदियों को जो मिलता है वो बोला था कि हाँ ठीक है, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, परंतु ये उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से अन्य भारतीय नागरिकों को मिलता है। तो ये इसमें कुछ ना कुछ निर्बंधन जरूर लगाए जाएंगे, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, वो व्यक्ति जो है वो क्राइम करके जेल पहुंचा है, ठीक है, तो उसको उस जो मौलिक अधिकार है पूरी तरीके से आर्टिकल 21 नहीं दिया जाएगा। तभी कोर्ट ने यहां पर बोला था कि देखिए लिखा भी हुआ है कि जो कॉन्जुगल विजिट्स होते हैं, यानी कि जो महिला पुरुष जेल में मिलने आते हैं अपने पार्टनर से, तो ये पूरी तरीके से उनका फंडामेंटल राइट नहीं है। अब देखिए पंजाब के मॉडल की अगर बात करें तो पंजाब में यहां पर क्या होता है कि जो कॉन्जुगल विजिट्स होती हैं, ठीक है, जो महिला पुरुष अपने पार्टनर से मिलने आते हैं, तो उनको प्रत्येक 2 महीने के अंदर यहां पर 2 घंटे मिलते हैं मिलने के लिए। तो देखिए सफिशिएंट टाइम यहां पर दिया जाता है। इनको यहां पर इस चीज का प्रूफ देना होता है, अपनी मैरिज का या जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं उनका प्रूफ देना होता है कि जो भी पार्टनर मिलने आ रहा है वो कहीं उसको HIV पॉजिटिव तो नहीं है, या फिर कोविड-19 जैसा या कोई भी ऐसी बीमारी जो मानव से मानव में फैल सकती है। तो इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, प्लस अपना शादी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सभी कैदियों को ऐसा मिलने दिया जाएगा। जो हाई रिस्क प्रिजनर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत घृणित कोई क्राइम किया होता है, आतंकवादी हो गए या चाइल्ड अब्यूज वाले या कोई सेक्सुअल ऑफेंडर होते हैं जिनको मृत्युदंड मिला हुआ है, ऐसे लोगों को यहां पर यह सुविधा नहीं दी जाती है। तो बेसिकली यहां पर जो आर्टिकल था मैंने पूरा आपको समझा दिया लाइन बाय लाइन, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे थे इसमें। अब देखिए आपको यहां पर यह भी चीज जाननी होगी कि ऐसी ही सुविधाएं जेल कैदियों को मिलती है जिनको पेरोल और फरलो भी कहते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में भी जान लीजिएगा। अब पेरोल जो होती है ना, उसमें क्या है, एक विशिष्ट कारण के लिए दी जाता है। अब कोई भी कैदी है वो पेरोल की डिमांड कर सकता है। अभी वो रीजन बताया जाएगा कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है या फिर किसी बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन में किसी की शादी है, तो यहां पर उसको पेरोल मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि ये उसका एक अधिकार हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। जो भी जेल में ऑफिसर्स होते हैं, जेल के प्रशासन होता है, वो पहले चेक करेगा कि इस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा रहा है, इसने जेल के अंदर कोई डिसिप्लिन को तोड़ने का प्रयास तो नहीं करा या अपने व्यक्तित्व को बदलने का प्रयास किया है। तो इस सब रीजन को देखते हुए उसको पेरोल दिया जा सकता है। इसी तरीके से जब फरलो की बात आती है, तो फरलो में क्या होता है, जैसे यहां पर एक विशिष्ट रीजन बताना होता है, फरलो में रीजन नहीं बताना होता है। अब मान लीजिए कोई कैदी है, उसको मान लीजिए 20 वर्ष की कैद मिल चुकी है, ठीक है, अब उसने बहुत ज्यादा समय अपना जेल में बिता दिया है और उसका जो व्यक्तित्व था जेल के अंदर बहुत अच्छा है, उसका जो बिहेवियर है वो भी बहुत अच्छा है, तो जेल प्रशासन उसको बिना किसी कारण से भी रिहा कर सकते हैं कि भाई आप जाइए और समाज में अपने परिवार के बीच थोड़ा समय बिताइए, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और इसी चीज में जो कॉन्जुगल राइट्स हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो यहां पर 3 उपकरण जेल कैदियों को ऐसे मिलते हैं जब उसे समाज में घुलने मिलने से या अपने परिवार वालों से घुलने मिलने का एक मौका मिलता है। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 6 पे देखने को मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर ना इस आर्टिकल में बेसिकली बात करी जा रही है सार्क की, और इसकी तुलना करेंगे बिमस्टेक से। आर्टिकल में लिखा हुआ है साफ साफ, आज है 8 दिसंबर और आज ही के दिन जो सार्क का चार्टर डे है वो बनाया जाता है। 37 साल पहले सार्क की शुरुआत हुई थी। तो एक बार जरा सार्क के बारे में जान लेते हैं। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
ये इस्टेब्लिश कब करा गया था? 8 दिसंबर 1985 को। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर इसके अंदर बात करें कौन कौन से सदस्य आते हैं, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यहां पर मेन फोकस रहेगा हमारा पाकिस्तान के ऊपर। अगर इसके सचिवालय की बात करेंगे तो वो काठमांडू में है। इस चीज को भी याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? सीधी सी बात है, जो वेलफेयर है यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम करना। कहां पर? साउथ एशिया में। तो जितने भी आप देश देखोगे तो साउथ एशियन कंट्री यहां पर मिलेंगे। वो उनकी जीवन गुणवत्ता पे सुधार लाना, या जो भी ये देश हैं इन सब की आर्थिक विकास कैसे हो सकता है, इनका सामाजिक विकास, कोई सांस्कृतिक यहां पे विकास की बात करी जा रही है इस पूरे रीजन की। इस वजह से सार्क का निर्माण हुआ था। अब देखिए राइटर यहां पर बताते हैं 1985 में सार्क का निर्माण हो गया, मगर 2014 में इसकी लास्ट मीटिंग यहां पर हुई थी। उसके बाद से सार्क के सदस्य आपस में मिलते ही नहीं है। इसके पीछे की प्रॉब्लम क्या है? यहां पर राइटर बताते हैं पहली प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान। जैसा मैंने आपको बोला था कि मेन केंद्र में यह देश रहेगा। पाकिस्तान के साथ देखिए भारत के जिस तरीके से संबंध रहते हैं सबको पता है। और दूसरी बात, जब भी भारत ना इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, अब मान लीजिए 8 देश बैठे हुए हैं, ठीक है, 8 देश में भारत चाहता है कि सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहें। वो बाई रोड कनेक्टिविटी की यहां पर उदाहरण लिया गया है। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हो, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की बात करी जा रही है। तो भारत ने ये प्लान इस वजह से लाया था कि हर देश एक दूसरे से कनेक्टिविटी अगर हो पाएगी ना, तो लोगों की आवाजाही अच्छी हो पाएगी। जब लोग एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश जाएंगे तो उसमें संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा, कल्चरल का आदान प्रदान होगा। दूसरा, सीधी सी बात है भाई, यहां पे मेन फोकस किस चीज का है? ट्रेड का। क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सार्क का उद्देश्य यह भी था कि एक दूसरे की जो आर्थिक प्रगति है उसको भी फोकस करना है। तो यहां से एक देश से दूसरी जगह पर सामान जो आ सकता है बड़ी आसानी से आ सकता है ना। एक देश की मार्केट दूसरे देश में अपना सामान बेच सकती है। तो यहां पर इस वजह से मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बनाया गया था। परंतु ऐसा राइटर बताते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है ना, इसमें यहां पर अपना वीटो की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहां पर क्या करता है, इंडिया जो भी मुद्दा लाएगा, इंडिया जो भी प्लान लाता है, तो उसको रोकने का प्रयास करता है कि हम इस प्लान का समर्थन नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा यहां पर हडल आ जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो, और उसमें से निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है बाकी सारे कंट्रियों में। यहां पर राइटर बताते हैं कि देखिए आजकल ना, आज की जो दौर चल रहा है तो वहां पर क्षेत्रवाद को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे इंडिया की जो अपनी नेबरहुड की पॉलिसी है, ठीक है, कि किस तरीके से नेबरहुड फर्स्ट है इंडिया के केस में। तो नेबरहुड फर्स्ट का मतलब क्या होता है? ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, अब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, तो वहां पर उनकी मदद भारत किस तरीके से कर सकता है? चाहे बात करी जाती है एनर्जी से रिलेटेड, कोई पूंजी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। भाई पड़ोस के देश में अगर कोई आर्थिक संकट आएगा तो भारत वहां पे मदद करने पहुंच जाता है। अब श्रीलंका का उदाहरण आप यहां पे देख सकते हैं, बांग्लादेश का उदाहरण, नेपाल का उदाहरण। तो इनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करी है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो या वो पेट्रोल डीजल, ये सब जो भी इनको ऊर्जा चाहिए, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट की बात होती है तब भारत आगे से आगे मदद करता है, वैक्सीन की बात आती है तो भारत की हेल्प पहुंचती है, खाद्यान्न की बात आती है तब भारत हेल्प करता है। तो ये सारे मुद्दों में भारत का मेन मोटिव क्या होता है? नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि हम अपने पड़ोसी के, एक तरह से बोला जाए कि हर सुख दुख में हम उनका हेल्प करेंगे सबसे पहले। क्योंकि जब पड़ोस में स्थिरता रहेगी ना तो उसका इंपैक्ट भारत में भी देखने को मिलेगा। और अगर पड़ोस की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है तो उसका फायदा भारत के और कोई दुश्मन देश उठा सकते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि इंडिया पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो इतने अच्छे नहीं रहते हैं, और उसमें सबसे बड़ा कारण बन जाता है पाकिस्तान की जो नीतियां होती हैं, उसका खामियाजा बाकी सारे देशों को भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो इतने बड़े संगठन को। यहां पर देखिए एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की बात होती है, तो यहां पर इंडिया के द्वारा बाकी सार्क देशों ने मिलकर इस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, है ना। इंडिया की अगर बात करें तो यहां पर भारत ने इसकी पूरी कॉस्ट वहन करी थी। यहां तक कि आज भी जो 50% इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट आती है वो भी इंडिया के द्वारा वहन करी जाती है। अब इस यूनिवर्सिटी का मेन मकसद था कि ये जो सारे सार्क के देश हैं, इन देशों के स्टूडेंट्स जाके यहां पर पढ़ाई करेंगे, बाहर के भी स्टूडेंट्स और भी देशों के स्टूडेंट्स यहां पर आके पढ़ सकते हैं। परंतु अब देखा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी की साख पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। एक तरह से देखिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का मतलब क्या था कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर शो कर पा रहा था यहां पर, बट उसमें भी क्वेश्चन मार्क लग गया यहां पे। यहां पर राइटर ना
अपने सार्क की तुलना करते हैं एशियान देशों से। अभी मैं आगे चल के इसको बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं वो यहां पे बोलते हैं कि हमको एशियान से भी कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहां पर थोड़ा सा विराम दूंगा। पहले हम लोग चर्चा करेंगे बिम्स्टेक की। तो जब भी हम लोगों ने सार्क देखा, अब हम लोग थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। तो बिम्स्टेक का मतलब क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये 7 देश बिम्स्टेक में आते हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। अब देखिए पाकिस्तान यहां पर नहीं आता है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यहां पर राइटर बताते हैं, देखिए जो बिम्स्टेक है इसको कब बनाया गया था? 1997 में। अब यहां पर बिम्स्टेक ना, इसमें 5 देश ऐसे हैं जो साउथ एशियन देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया और श्रीलंका, और जबकि 2 इसमें से हैं जो एशियान कंट्री के देश, यानी कि म्यांमार और थाईलैंड। और यहां पर पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक मेंबर। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि अब यहां पर ये 7 देश जो भी प्लान लाते हैं, जो भी एजेंडा उठाते हैं, तो उसमें ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो हमेशा उसको रोकने का प्रयास करे। अभी क्या हुआ, बिम्स्टेक ने 25 साल बाद अपना एक चार्टर जो है उसको अडॉप्ट किया है। यहां पर एक आर्टिकल का जिक्र राइटर करते हैं, आर्टिकल नंबर 6। इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आप भी अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। ये आर्टिकल 6 किसका है? बिम्स्टेक का। तो बिम्स्टेक में ये बताते हैं कि सार्क में क्या था, जैसे 8 देश हैं यहां पर, ठीक है, तो 8 देश में सार्क के चार्टर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई नया देश चाहे तो वो सार्क को ज्वाइन कर ले। इस प्रावधान को यहां पर देखिए खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 6 जो बिम्स्टेक का है, यहां पर साफ साफ बोला गया कि यहां पर दूसरे देशों को भी इस ग्रुप में एडमिशन मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, यानी कि अब बिम्स्टेक का एक्सपेंशन भी यहां पर देखा जा रहा है। बट यहां पर देखिए, जैसे मैंने बोला था कि एशियान को मैं बाद में चर्चा करूंगा, अब एशियान की चर्चा यहां पर करता हूं। एशियान जो ग्रुप है ना, इसके चार्टर में, यानी कि चार्टर का मतलब संविधान होता है, इसमें एक फ्लेक्सिबल स्कीम है। क्या स्कीम है? ये फ्लेक्सिबल क्यों है? इसको बोलते हैं एशियान माइनस एक्स फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशियान माइनस एक्स फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कई सारे देश हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, मान लीजिए ए ने कोई प्लान यहां पे रखा, उससे बी सहमत है, सी सहमत है, डी और ई सहमत नहीं है। तो अभी अगर सार्क की बात करेंगे ना, कि कोई भी देश अगर सहमत नहीं होगा तो वो प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है। जैसे अभी मैंने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट वाली चीज आपको बताई। बट एशियान में क्या है, उन्होंने अपने चार्टर में एक नियम बना रखा है कि जितने लोग उससे सहमत हैं वो आपस में वही एग्रीमेंट आपस में कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एशियान के सारे देश ही उससे सहमत हो। तो देखिए कितना फ्लेक्सिबल है ये। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीलापन देखिए कितना है ना। रिजिड होकर यहां कोई काम नहीं होता है। तो यही राइटर यहां पे बताते हैं, जैसा एशियान के अंदर ये एशियान माइनस 6 फॉर्मूला है ना, इनको बिम्स्टेक के अंदर भी ऐसा लाना चाहिए। अभी तक बिम्स्टेक ने जो अपना चार्टर दिखाया है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए कि बिम्स्टेक जो है वो सार्क की तरह आगे चल के ना हो जाए कि कोई भी देश मना कर देगा तो फिर सारे देश उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का जो यहां पर एशियान में सुविधा है ना, वो सुविधा इनको यहां पे बिम्स्टेक में रखनी चाहिए। यहां पे बताते हैं, देखिए बिम्स्टेक माइनस एक्स फॉर्मूला, इनको यहां पर अलाउ करना चाहिए। तो यही कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि सार्क और जो बिम्स्टेक है उसमें डिफरेंस यहां पे राइटर ने बताया। अब बिम्स्टेक को हमें ज्यादा फोकस करके इसके चार्टर में ऐसे पॉइंट्स रखने चाहिए जिससे पूरे रीजन की भलाई हो सके। अब अगर यहां पर बिम्स्टेक की हिस्ट्री है, ये बिम्स्टेक की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाली है, तो इसको आप पीडीएफ में देखिएगा। 1997 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका। अगर बिम्स्टेक की बात करें तो जो 7 मेंबर देश हैं वो भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंस क्या है, मुख्यतः देखिए टोटल वर्ल्ड की 22% पॉपुलेशन केवल इसी रीजन में रहती है, ठीक है। इसके अलावा जीडीपी की बात करें तो 2.7 ट्रिलियन का जीडीपी इन सारे देशों का है। 1/4 ट्रेड विश्व भर में यहां पर ग्लोबली इन सारे देशों में आपस में होता है। जो मेन फोकस एरिया रहते हैं वो व्यापार है, तकनीक है, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मछली पालन। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला आर्टिकल आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, शासन व्यवस्था के बारे में। देखिए यहां पर बात हो रही है टूरिस्ट पुलिस की। ये आपकी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टूरिस्ट पुलिस की बात यहां पर क्यों हो रही है? देखिए पर्यटन, भारत में इतने सारे लोग बाहर से घूमने आते हैं, ठीक है। अब हमें उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भारत में अगर हाल ही के कुछ घटनाक्रम देखे जाएं जो राइटर यहां पे बताते हैं, जैसे कि देखिए यहां पर केरला के अंदर क्या हुआ, केरला की जो सेशन कोर्ट थी उसने 2 व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा दी। किस चीज के लिए? रेप के लिए और मर्डर के लिए। लाटीविया जो कंट्री है, वहां के टूरिस्ट यहां पर आए थे, तो उनका इन्होंने रेप किया और फिर उसके बाद मार दिया। इसी तरीके से गोवा के अंदर एक 12 वर्षीय जो रशियन लड़की थी उसके साथ रेप होता है।
और वो रेप करने वाला इसी होटल का एक कर्मचारी रहता है। इसी तरीके से इराक का उदाहरण यहाँ पे लेते हैं कि इराक के जो कपल थे वो गुरुग्राम होटल में ठहरे हुए थे। तो वहां पर वो इसलिए आए थे क्योंकि उनको अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट कराना था मेदांता हॉस्पिटल में। तो उनको क्या करा गया कि दो व्यक्ति जो थे वो अपने आप को पुलिस वाला बता रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इनके पास जो ड्रग्स था वो निकला। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ब्रिटिश एक वुमेन लॉयर थी, उसने एक कंप्लेन एक कैब ड्राइवर के अगेंस्ट में करी है, जिसने उसका कहना था कि उसने इनके साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट करने का प्रयास किया। तो ये सारे इंसिडेंट जब न्यूज में आते हैं ना, तो अब बात करी जा रही है रशिया की, बात करी जा रही है यूनाइटेड किंगडम की, लातीविया कंट्री की, इराक की। तो यहाँ पे बाहर से लोग भारत में आते हैं घूमने और इस तरीके की जो शर्मनाक हरकतें भारत के अंदर उनके साथ करी जाती हैं, तो उससे विश्व पटल पे भारत की जो छवि है ना वो बहुत ज्यादा खराब होती है। और जब छवि खराब होती है तो बाहर ऐसा एग्जाम्पल सेट होता है कि भाई इंडिया घूमने मत जाइए, क्योंकि देखिए क्या होता है, यही व्यक्ति जब वापस अपने देश में जाएंगे ना, तो इनके जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे, रिलेटिव्स होंगे, तो ये क्या होता है जिसको बोलते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। तो ये बोलेंगे क्या जाके कि भाई भारत में मत जाना, है ना, वहां पे जाओगे तो लोग इस तरीके का बिहेवियर करते हैं, इस तरीके के साथ मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो दूसरे लोग भी भारत नहीं आएंगे। और इसका सबसे ज्यादा असर कहां पे पड़ेगा? टूरिज्म पे। अब टूरिज्म को अगर किनारे भी कर दें तो भारत की अपनी एक जो इमेज है उस पर बहुत बड़ा धक्का लगता है, और दूसरा अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो दोनों ही संदर्भ में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो टूरिस्ट पुलिस है इसका एक कॉन्सेप्ट आया है। अब ऐसा नहीं कि टूरिस्ट पुलिस कोई नया है, ठीक है, अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, केरला, यहां पर ऑलरेडी टूरिस्ट पुलिस का सेटअप है। अब भारत में आपको पता है रिसेंटली क्या होने वाला है, G20 सम्मेलन, इतना बड़ा सम्मेलन, विश्व की इतनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत में आएंगी, ठीक है, उनके उद्योगपति भारत में आएंगे, प्लस पूरी मीडिया विश्व की भारत में आएगी, उसके साथ साथ जो पर्यटक हैं वो भी भारत में आएंगे, तो उनकी सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के ऊपर हो जाती है। अब यहां पर राइटर बताते हैं, देखिए इसमें से ना ये जितने इंसिडेंट यहां पर राइटर ने कोट करे, ये तो वो इंसिडेंट हैं जो यहां पर फॉरेनर्स ने इस चीज की कंप्लेन करी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो यहां पर फॉरेनर्स के साथ लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं, इस वजह से ये लोग कंप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भी कई सारे इंसिडेंट होते हैं विदेशियों के साथ जिनकी कंप्लेन सामने नहीं आ पाती है। अब यहां पर एनसीआरबी जो है ना, उसने एक डेटा निकाला है, उसने ये डेटा निकाला है कि 2019 में अगर दिल्ली के अंदर की बात करें तो 123 ऐसे केसेस देखे गए थे जब विदेशियों के साथ इस तरीके की अभद्रता हुई 2019 में, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 2019 में 123 केस थे, ठीक है, 2020 में यानी एक वर्ष बाद ये जो केसेस थे ये घट के कितने हो गए? 62 हो गए। अब 2021 में लास्ट ईयर का जो डेटा आया है वो केवल 27 केसेस का आया है। तो यहां पर देखिए एक तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये केसेस क्या हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट यहां पर राइटर बताते हैं कि ये अच्छी बात केवल इसलिए है क्योंकि यहां पर आ गई थी कोविड-19 महामारी। तो कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटकों की संख्या में भी कमी आ गई। तो जब उनकी संख्या में कमी आई तो उनके साथ होने वाले क्राइम में भी कमी आई है। इसी तरीके से एनसीआरबी का डेटा यहां पर बताता है कि 29 फॉरेनर्स ऐसे थे जिनको लास्ट 3 साल में यहां पर जिनका मर्डर हुआ, 14 फॉरेनर्स ऐसे थे जिनके साथ रेप की घटना हुई। तो यहां पर ये आंकड़े आपको ज्यादा इनके नंबर्स मत याद रखिएगा, जो मुख्यतः नंबर हैं आप एक बार उनको देख लीजिएगा। इसी तरीके से यहां मैंने जैसे बताया कि ग्लोबली जो भारत की इमेज है उसको बहुत ज्यादा धक्का पहुंचता है यहां पर। दूसरा जो टूरिज्म है वो भी कम होता है। अब अगर बात करी जा रही है तो राइटर यहां पर बता रहे हैं, इसको भी मैं आपको लिख के बताता हूं तभी आप उसकी वैल्यू समझ पाएंगे। 2019 में ना 30 बिलियन यूएस डॉलर का टूरिज्म भारत में आया था। तो सोचिए 30 बिलियन डॉलर यहां पर टूरिज्म से आए थे, और 2020 में ना ये कम होकर कितना हो गया? 6.9 बिलियन। अप्रोक्सीमेटली अगर 7 भी मान लो तो यहां पर 4 गुने का फर्क आ गया। 4 गुना टूरिज्म से यहां पर हमारी अर्थव्यवस्था कम हो गई। अब इसका मेन कारण कोविड भी है। अब 2021 में देखा गया है ये अगर 7 से बढ़ा भी है ना तो ये 8.7 पहुंचा है। तो कोई बहुत बड़ी बढ़त यहां पर हमने नहीं हासिल करी है। अब यहां पर राइटर बताते हैं कि 2024 तक इंडिया में प्रेडिक्शन है 13 मिलियन जो फॉरेनर्स हैं, जो पर्यटक हैं वो आएंगे, और हम इतने ज्यादा बड़े आंकड़े को बहुत अच्छे से अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। बट उसके लिए हमको उनको ये गारंटी देनी होगी कि उनके साथ ऐसी कोई भी शर्मनाक घटना भारत के अंदर नहीं होगी। अब यहां पर क्या होता है कि जो पर्यटन मंत्रालय है हमारा, वो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी जो है, ठीक है, इसके साथ मिलकर एक दिल्ली के अंदर कॉन्फ्रेंस करता है, और उस कॉन्फ्रेंस का मेन विषय यही होता है कि टूरिस्ट पुलिस स्कीम जो है
वो पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। अब बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया कि जो टूरिस्ट पुलिस होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पर कौन, जो भाई देखिए लोकल पुलिस स्टेशन होते हैं, पुलिस किसका विषय है, राज्य का, तो उस राज्य को यहां पर आके अपनी पुलिस का कुछ पोर्शन टूरिस्ट पुलिस के अंदर यहां पे रखना पड़ेगा। अब देखिए भारत की बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा जो पर्यटन स्थल हैं, ठीक है, तो उन पर्यटन स्थल जिस जिस राज्य में है उस राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। प्लस इसके अलावा जो इनकी ड्रेस कोड है वो क्या होना चाहिए, इसी के साथ साथ जो भी पुलिस टूरिस्ट पुलिस के अंतर्गत काम करेगी उनको यहां पर ना 30% जो डेप्यूटेशन अलाउंसेस है वो बढ़ा के मिलेगा, तो एक तरीके से उनका भी मनोबल बढ़ेगा टूरिस्ट पुलिस में काम करने का। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर पहले से ही टूरिस्ट पुलिस जो है मौजूद है। इस फिगर में आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है ये दिल्ली पुलिस है, और दिल्ली में कौन सी पुलिस, टूरिस्ट पुलिस। तो बेसिकली इनका काम यही होता है कि जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं, जो घूमने आते हैं, तो उनको पूरी तरीके से यहाँ पर क्या करना, उनकी सुरक्षा पहुंचाना, प्लस उसके साथ साथ जो उनकी आवश्यकताएं हैं। अब मान लीजिए कोई आता है, कभी रास्ता भटक गया या फिर वो कुछ पूछना चाहता है लोकल्स के बारे में कि कहां पर क्या पड़ेगा, तो इस तरीके की भी उनकी हेल्प करना। केवल यही मुद्दा नहीं है कि उनको आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनकी जो रोजमर्रा लाइफ में जो बेसिक नीड्स होती है ना, उनकी उनको गाइडेंस देना, तो इस तरीके की हेल्प करना ये भी टूरिस्ट पुलिस से अपेक्षा करी जा रही है यहाँ पे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि G20 होने वाला है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का प्लान है कि यहां पर टूरिस्ट पुलिस को फुल फ्लेज्ड वे में यहां पर लागू करा जाए। अगला आर्टिकल देखिए आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा, इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं। पॉलिटी यानी कि राजव्यवस्था की बात करते हैं, और इसमें भी हम लोग बेसिकली किसकी बात करेंगे, अपने जुडिशरी सिस्टम की, न्यायपालिका की। देखिए बहुत समय से आप इस चीज को पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो जजेस की नियुक्ति है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट वर्सेस केंद्र सरकार जो मुद्दा था वो चुनाव आयोग को लेके था। अब सुप्रीम कोर्ट वर्सेस न्यायपालिका का जो मुद्दा है वो सामने आया है, और कई दिनों से इसके बारे में नई नई न्यूज आ रही है। तो यहां पर बेसिकली बात हो रही है NJAC की, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस कमीशन को लेकर कार्यपालिका के बीच में और न्यायपालिका के बीच में जो विवाद है उसके बारे में इस आर्टिकल में कुछ मुख्य पॉइंट हैं, वो हमारे लिए जानना आवश्यक है। उसके पहले आपको यह समझना होगा कि अभी तक जो जजेस की नियुक्ति होती है, ठीक है, वो एक कोलेजियम प्रणाली के तहत होती है। तो ये जो कोलेजियम प्रणाली है बेसिकली ये क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दोबारा आपको कहीं पे भी इस टॉपिक को पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा दूंगा। यहां पर देखिए आज की डेट में अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में सबसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसकी बात उठी थी 1981 में, इसी को हम लोग फर्स्ट केस के नाम से जानते हैं या प्रथम न्यायाधीश मामले के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बेसिकली न्यायाधीश का मामला क्या था, इस केस को भी याद रखिएगा, SP गुप्ता बनाम भारत संघ, ठीक है, 1981 का यह मामला था। इस मामले में ना जजेस की जो बेंच बैठी थी उसने 4-3 से फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इसमें जो भी जजेस की नियुक्ति होगी उसमें एक शब्द यूज हुआ था परामर्श, जिसको बोलते हैं कंसल्टेशन, ठीक है। तो अब आप कहेंगे ये परामर्श का मतलब क्या है, तो इस परामर्श को समझने से पहले आपको आर्टिकल 124 का 2 समझना होगा। आर्टिकल 124 के 2 में क्या लिखा हुआ है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं, वो कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस से। और यही चीज अगर हाई कोर्ट के केस में देखी जाए तो 217 आर्टिकल में लिखी हुई है। अब इसमें जो प्रेसिडेंट हैं वो किससे कंसल्ट करेंगे, वो यहां पर कंसल्ट कर लेते हैं। यहां पर एक चीज बढ़ जाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस उस राज्य के जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली नियुक्ति कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, और वो किससे परामर्श लेते हैं, किससे कंसल्ट करते हैं, वो ये मैंने आपको बताया। तो यहीं पर जो परामर्श वाली बात है ना, इस पे प्रश्न ये उठा कि मान लीजिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कोई नाम सुझाते हैं, तो उसके सुझाव को प्रेसिडेंट यहां पर क्या कर सकते हैं, मना। तो क्या ये उचित है, तो प्रथम न्यायाधीश मामले में यानी कि SP गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में न्यायपालिका ने यहां पर निर्णय दे दिया कि बिल्कुल उचित है। प्रेसिडेंट चाहे तो यहां पर इनके सुझाव को ठुकरा सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं यहां पर यह लिख दूं कि यहां पर जो कार्यपालिका है, ठीक है, वो यहां पर जीत जाती है किससे, न्यायपालिका से। इस चीज को इस शॉर्टकट से याद रखिएगा आप। इसी को चैलेंज किया गया 1993 में, जिसको दूसरा न्यायाधीश मामला कहा जाता है। बेसिकली अगर इसका नाम मैं आपको बताऊं तो इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ठीक है। इस नाम को याद रखिएगा, यही आप पूरा नाम यूज करेंगे मुख्य उत्तर परीक्षा में। बेसिकली इसमें क्या हुआ, पहले केस के निर्णय में क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रेसिडेंट हैं वो बिल्कुल परामर्श जो है वो ठुकरा सकते हैं। तो यहां पर यह बोला गया
इन्होंने अपने पहले केस के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, बिल्कुल ओवरराइड कर दिया और यहां पर बोला कि कार्यपालिका का हस्तक्षेप यहां पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो यहां पर परामर्श होगा ना, तो परामर्श को अब यहां पर बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले नहीं करेंगे, अब यहां पर कोलोजियम प्रणाली आएगी। तो अगर आपसे कोई यह भी पूछे कि कोलोजियम प्रणाली का भारत में जन्म कब होता है, तो वो 1993 में दूसरा न्यायाधीश मामले के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया। अब यहां पर कोलोजियम प्रणाली जो बनाई गई, इस प्रणाली में क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस 2 सीनियर जज होते हैं, कहां के, सुप्रीम कोर्ट के। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो टोटल कोलोजियम प्रणाली 1993 तक कितनी थी, 1 + 2 यानी कि 3। दूसरा, अब मान लीजिए ये नाम देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, क्योंकि नियुक्ति फाइनली कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। तो ये आपस में डिसाइड करते हैं और मान लीजिए एक एक्स व्यक्ति का नाम ये प्रेसिडेंट को देखते हैं, तो प्रेसिडेंट यहां पर क्या है, एक बार इस नाम को, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, एक बार इस नाम को वापस ठुकरा सकते हैं कि भाई हम इस नाम को नहीं लेना चाहते। दोबारा अगर यही कोलोजियम वही सेम नाम प्रेसिडेंट को भेजेगा तो प्रेसिडेंट यहां पर बाध्य हो जाएंगे उसकी नियुक्ति करने पे। तो अगर मैं यहां पे शॉर्टकट में लिखूं तो यहां पे न्यायपालिका की जीत हो जाती है कार्यपालिका के ऊपर। अब यहां पर तीसरा न्यायाधीश मामला आता है 1998 में, इसको थर्ड केस के नाम से भी जानते हैं। इसी कोलोजियम को बढ़ा दिया गया, इसका विस्तार कर दिया गया। क्या, पहले यहां पर 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 4 यहां पर सीनियर मोस्ट जज होंगे, यानी कि टोटल मेंबर कितने हो गए, 5, 1 + 4। ये अब नाम का सुझाव देंगे जजेस के। तो अगर आज की डेट में आपसे कोई प्रश्न करता है तो आप ये बताएंगे कि अभी भी जजेस की जो नियुक्ति होती है वो उसमें पूरी तरीके से, अगर आप देखो यहां जो 5 मेंबर हैं, इसमें क्या कोई कार्यपालिका या विधायिका का मेंबर शामिल है, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर पांचों मेंबर कहां के होते हैं, न्यायपालिका के, और यही इन्हीं के ऊपर पूरा पावर होती है, शक्ति होती है जजेस को नियुक्त करने की, ठीक है। तो इसी को यहां बोला जाता है कि भाई ये तो पूरी तरीके से न्यायपालिका यानी कि जजेस ही जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं। तो ये कहां तक सही है, यहां पर कार्यपालिका जो है उसका तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, और जब कार्यपालिका हस्तक्षेप करती है तो अब न्यायपालिका ये बोलती है कि भाई भारत का जो राजनीतिक संरचना कैसी है, यानी कि एक विधायिका होगी, इसी के अंदर कार्यपालिका होगी, परंतु न्यायपालिका एकदम अलग होगी, ये स्वतंत्र होगी। तो अगर आप यहां पर भी अपना इंटरफेयर करने लगेंगे तो यहां पर ये जो हमारा मौलिक ढांचा है संविधान का, आप इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। परंतु देखिए, इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि न्यायपालिका में न्यायाधीश की नियुक्ति केवल न्यायाधीश कर रहे हैं। तो उसी के लिए 2014 में ये जो कमीशन बिल था इसको लाया गया था। अब अगर इसकी बात करें तो यहां पर आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये एनजेएसी है इसमें होगा कौन कौन। तो देखिए, इसमें होंगे सबसे पहले जो हमारे यूनियन के लॉ मिनिस्टर हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के, उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद। इसके अलावा 2 एमिनेंट पर्सन यानी कि प्रख्यात व्यक्ति रहेंगे उस समय जो भी समाज के अंदर होंगे। तो यहां पर टोटल आप देखोगे तो 6 सदस्यीय ये एक निकाय है। और देखिए, इसमें इस निकाय का जो कॉम्पोजिशन है वो भी बड़ा डिफरेंट है। एक तो देखिए, कार्यपालिका का भी यहां पर हस्तक्षेप हो गया, न्यायपालिका का हस्तक्षेप भी है, और प्लस समाज का भी यहां पर, भारत के नागरिकों में जो 2 प्रोमिनेंट, उनका भी यहां पर हस्तक्षेप है। तो एक मिला जुला ये कोलोजियम है, और उसके अंतर्गत जो जजेस नियुक्त होंगे, तो इसमें कोई प्रश्न ये नहीं उठा पाएगा कि भाई केवल न्यायाधीश ही न्यायाधीश को नियुक्त कर रहा है। दूसरा, यहां पर देखिए, न्यायपालिका का यह भी कहना है ये जो कमीशन है ये ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है। इसमें अगर आप देखो भी ध्यान से तो 6 में से 3% तो न्यायपालिका से ही आते हैं, और अगर कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो उसमें से तो केवल एक सदस्य है, वो जो विधि मंत्री हैं। तो अगर कार्यपालिका नहीं चाहती है कि एक्स जो है वो जज बने तो विधि मंत्री यहां पर मना कर सकते हैं, बट उनके मना करने से अकेले कुछ नहीं होगा यहां पे। बट न्यायपालिका का कहना है कि ये जो चीज है वो संविधान का जो मौलिक ढांचा है उसको ठेस पहुंचती है। तो ये पूरा जो विवाद था वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। चलिए, आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं, अभी करंट में ही इन दोनों शब्दावलियों का यूज हुआ था। एक है सर्ट इन, आपको बताना है ये क्या है, और दूसरा है आईएफएसओ। हिंट के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अभी हाल ही में आपने सुना होगा एम्स में एक रैंसमवेयर अटैक हुआ। इस अटैक के अंतर्गत ये दोनों संस्थाएं चर्चा में आ गईं। तो मेरे को कमेंट करके बताइए दोनों संस्थाएं क्या होती हैं। अब अपने मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पे नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, विदेशियों के खिलाफ अपराध भारत के वैश्विक पर्यटन केंद्र बनने की राह में एक बड़ी बाधा है, कैसे, ये आपको समझाना है। मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं तो लिखने का प्रयास करिएगा। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि कोलोजियम प्रणाली पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिए।
दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, करने का प्रयास जरूर करिएगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं जो मैंने पॉइंट्स आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगले लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का प्लस अपने घर वालों और स्पेशली अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।